हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। दिस इज योर होस्ट एंड होस्ट शिवम शुक्ला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चला रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023। इसमें सिर्फ यूपीएससी के लिए यूज़फुल नहीं है ये आप एमपीपीएससी जो 21 तारीख को है, एचपीएससी, हरियाणा पीएससी 14 तारीख को, यूपीपीसीएस, हर एग्जाम के लिए ये यूज़फुल है क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे स्टेट पीएससीज में आ जाते हैं और यूपीएससी में तो रिपीट होते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम एक बार बता दें कि अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो जो है करंट अफेयर सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया था टेम्पल आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर से स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें उसके बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर, एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ करंट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो न्यूज़ में रहे वो डिस्कस किए। सेकंड वीडियो में हमने टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड बेसिक्स देखे थे। थर्ड वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट फोक आर्ट फॉर्म्स जो न्यूज़ में रहे वो सारे डिस्कस किए थे। इसके बाद जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो पूरे पिछले साल न्यूज़ में रहे वो सारे डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने पीवाईक्यू का डिस्कशन सीरीज स्टार्ट किया था। एक दो वीडियोस और अभी इसमें लाइंड अप हैं। एक है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स यूपीएससी में जो पूछे जाते रहते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और आज तक जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उनका थोड़ा थोड़ा इलेबोरेशन देख लेंगे, जिससे आपको फर्दर अगर कोई टर्म रिपीट होता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने में फायदा रहेगा। इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ हम एक और सीरीज चल रही है साथ में पैरेलली, जो है इन्वायरमेंट सीरीज। इन्वायरमेंट में 3-4 वीडियोज आ चुके हैं और आपके इकोनॉमी का सीरीज भी चल रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों में ही अलग अलग वीडियोस आ चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाके फर्दर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट सीरीज। ठीक है, पार्ट इसके पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। इसके पहले के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप अगेन प्लेलिस्ट में ऊपर वाली सेक्शन पे देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआन च्वांग या ह्यूएन सांग who visited India recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statements are correct? फॉरेन ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटने की कोशिश नहीं करनी है। 5-6 इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में 2-4 चीज़ें याद रख लो। एक तो किस रेजीम में आए, उनकी क्रोनोलॉजी, ठीक है, उन्होंने आने के बाद या वापस जाने के बाद कौन सी किताब लिखी, उसका नाम, वो टेक्स्ट अगर है कोई चर्चा में तो ठीक है वो देख लो। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आपको अभी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स, टॉप 5 फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए, उनकी क्रोनोलॉजी, किस एरा में वो आए और इसके साथ साथ उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ये आपका टास्क है। इसके थ्रू आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा एक साथ फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले तो ये किस रेजिम की बात कर रहा है, तो इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हर्षा एरा में आया था। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डील्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑफ अ गिल्ट, इनोसेंस और अ गिल्ट ऑफ अ पर्सन। मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन ने इनोसेंट है या फिर उसने कमिट किया है ऑफेंस, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वो फायर का यूज़ करते थे, वाटर का यूज़ करते थे और पॉइजन का यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इट वॉज ड्रिवन बाय रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज या लॉजिक्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। मतलब बैरियर स्टेशन मतलब जहाँ भी माल की ढुलाई होती है या उतरता है या फिर कोई बॉर्डर, वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज या ड्यूटीज ली जाती थी। तो दीज आर द स्टेटमेंट। सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड इन्होंने दिया हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली इज एन एक्सट्रीम वर्ड। कोई भी रेजिम कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। तो इसके बेसिस पे हमने ये तीनों स्टेटमेंट कर दिए एलिमिनेट। सीधा सा एलिमिनेशन का यूज़ करके आप इसके आंसर पे आ सकते हैं। और बाकी 2 स्टेटमेंट्स जो है वो जेनेरिक से लग रहे हैं, डेफिनेटली हुआ होगा और हर्षा एरा में ये चीज़ थी। ठीक है, एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होगी तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आया है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, थोड़ा सा आपको और आइडिया लग जाएगा कि और कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है ह्यूएन सांग के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस किए। पहले तो कितने तरह के हाउस बनते थे, दे वर क्रिएटेड आउट ऑफ वुड, लकड़ी से भी बनते थे, ईंटों से भी बने हैं और काउडंग से भी बने हैं। ठीक है, स्ट्रीट्स यूजुअली सर्कुलर और डर्टी थी। न्यू सिटीज़ इमर्ज हुए पुराने सिटीज़ के जगह पे, उसमें से इंपॉर्टेंट सेंटर था प्रयाग और कन्नौज जो कैपिटल थी। नालंदा और वल्लभी को उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग थे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन वोर गारमेंट्स मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल, यानी तीनों ही इंडिया में होता था उस टाइम प्रोड्यूस। ठीक है, आर्ट लवर्स ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट्स, तो इस चीज़ में भी रिच है। तो ये बता रहा है कि कितना क्लासिकल पीरियड चल रहा है, कितना प्रॉस्पेरस रेजीम है जो आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन पे
फोकस कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज he praised the emperor Harsha and his administration. He wrote that criminal law was severe, strict criminal law था, ठीक है। offenders were given imprisonment, सीधे सीधे जेल दे देते थे, and also trial by ordeals was in vogue, but the roads were not safe and he himself got robbed। तो उन्होंने ये इस स्टोरी को भी बताया था कि उनकी खुद की भी लूटपाट हो गई थी एक बार, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी बता रहे हैं कि एम्परर की लार्ज पावरफुल और वेल इक्विप्ड आर्मी भी थी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट वाज लिबरल इन केस ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, लिबरल थी, बहुत स्ट्रिक्टली कलेक्शन नहीं करती थी। तो ट्रेड्समैन हैड टू पे लाइट ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। पीपल डिड नॉट इंक्लूड मीट इन देयर डाइट, तो लार्जली लोग वेजिटेरियन थे, ये बता रहे हैं इसके बारे में। सोसाइटी वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन कास्ट एंड women were respected in general। तो women की कंडीशन के बारे में बताया उन्होंने, और सोसाइटी के बारे में भी कास्टिस्ट बेसिस पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। तो दिस इज ऑल अगेन कौन सा सिस्टम ऑफ रिलीजन है, देखो हिंदुइज्म एज अ टर्म इमर्ज फ्रॉम ब्रिटिश एरा, ठीक है। तो जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ रिलीजन वाज प्रोमिनेंट एंड संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द कल्चर क्लासेस, ठीक है। और ह्यून सांग के बारे में बताया कि वो किसके रेजिम में आए, हर्षवर्धन के टाइम में आए और 15 साल तक रहे थे, 632 645 एडी, ठीक है। चाइना वापस जाने के बाद उन्होंने इस बुक का नाम लिखा। तो ऐसे ही आपको बाकी फॉरेन ट्रैवलर्स ने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, अगर वो एनसीईआरटी या आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा है तो उसका एक कलेक्शन आप कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इन विच ही रॉट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया के बारे में भी लिखा, ठीक है। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या थी इंडिया में आना, टू सिक्योर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड विजिट प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट इंटरेस्ट, जो भी बुद्धा के रिलेटेड एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे हैं। और एंड ही वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन महायान बुद्धिज्म, क्योंकि चाइना और जापान या और भी नॉर्थ कंट्रीज में महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, 2013 में आया, 4 ट्राइब्स दी हुई हैं, ठीक है। और ये बताना है कि क्या ये इसी जगह से है या नहीं, उनकी लोकेशन से है या नहीं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में रही थी उस टाइम, तो अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, बट बाय चांस क्योंकि अभी भी कुछ ट्राइब्स तो अभी भी चर्चा में रहती हैं, जैसे आपका डोंगरिया, करबी एंड बोंडा, ये तीनों ट्राइब्स इस साल भी मोर और लेस कहीं ना कहीं चर्चा में रही है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका टेक अवे ये हुआ कि आप इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो न्यूज़ में रही हैं, किसी भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन को रेफर करो, वहाँ से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की लिस्ट उठा लो और किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती हैं और उससे रिलेटेड कौन सा फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क एसोसिएटेड है, बस इतना चीज़ याद कर लो एक कलेक्शन करके छोटा सा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप कैटर कर पाओगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 ट्राइब्स के नाम दिए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं टच करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आप एलिमिनेशन वगैरह का यूज़ करके उतने अच्छे से नहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। बट इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी सुना हो कि कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एक जो चर्चा में रहता है, तो इट इज़ इन असम, तो डेफिनेटली ये तो हो गया गलत, सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। इस बेसिस पे हमारा बी और डी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ये पता करना है कि ये बोंडा ट्राइब और डोंगरिया कोंड इट इज़ फ्रॉम उड़ीसा, इट इज़ तो फॉर श्योर, ठीक है। डोंगरिया कोंड का एक कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग द हिल्स इन द उड़ीसा, ठीक है। तो ये उस टाइम चर्चा में थी, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। इसके अलावा लिम्बू इज़ फ्रॉम सिक्किम, ये भी ठीक है, 1 और 3, ठीक है। अब ये 4th बोंडा ट्राइब तमिलनाडु से है या नहीं, इसके बेसिस पे आप इस आंसर पे आ सकते हो। तो फॉर द फैक्ट बोंडा ट्राइब इज ऑल्सो फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 और 3 ओनली, ठीक है। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा रिगार्डिंग ट्राइब्स। तो सबसे पहले है डोंगरिया, उड़ीसा में डोंगरिया कोंड भी बोलते हैं इसको, ये पॉस्को प्रोजेक्ट था एक वहाँ पे, उसके कारण चर्चा में थी, ठीक है। कार्बी वुड बी ऑफ असम, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था फॉर सेपरेट स्टेट की डिमांड के लिए, ठीक है। बोंडा ट्राइब इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इन उड़ीसा, मोस्ट प्रिमिटिव यानी पीवीटीजीज का पार्ट है ये, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो बोंडा ट्राइब उस टाइम स्टेटस मिला था या कुछ ऐसा रहा होगा, इसलिए उसको उस पर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज तमांग एंड द लिम्बू कम्युनिटीज ऑफ सिक्किम हैव बीन प्लेस्ड इन द एसटी कैटेगरी, उस टाइम इसको इंक्लूड किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, ठीक है। अब थोड़ा सा थारू ट्राइबल्स के बारे में देख लेते हैं। कम्युनिटी बिलोंग्स टू द तराई लोलैंड्स, शिवालिक्स ऑफ द लोअर हिमालयस, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगल में ही रहते हैं और एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग। थारू ट्राइब्स के बारे में बता रहा हूँ। थारू टर्म का मीनिंग है फॉलोअर्स ऑफ द थेरावाडा बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है एक ट्राइब। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट,
जो पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है। पोटेंशियल फैक्ट है थारू ट्राइब्स के बारे में, थेरावादा बुद्धिज्म जो सेक्ट है उससे रिलेटेड है ये लोग, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थारूज लिव इन बोथ इंडिया एंड नेपाल, दोनों में रहते हैं, ठीक है। तराई रीजन में रहते हैं। दे लिव मोस्टली इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इंडिया में यूपी, उत्तराखंड और बिहार में रहते हैं, ठीक है। 21 की सेंसस के अनुसार एसटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 11 लाख थी, जो अब बढ़ के 20 लाख हो गई है, ठीक है। बिगेस्ट चंक इज मेड अप ऑफ थारू। तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है ये थारू ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। और ये लोग सर्वाइव ऑन व्हीट, कॉर्न एंड वेजिटेबल्स, तो मोस्टली ये वेजिटेरियन है, ठीक है। इसके अलावा पीवीटीजीज इन अंडमान, ये भी एक पोटेंशियल फेवरेट है यूपीएससी का, कि पीवीटीजीज एक तो क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये एक स्कीम है विद इन द ट्राइब्स। कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं, 75 ट्राइब्स आइडेंटिफाई करी हैं गवर्नमेंट ने, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिमोट हैं, बहुत ज़्यादा छूटे हुए हैं डेवलपमेंट से। तो इन पे स्पेशल फोकस की ज़रूरत है टू मेक द डेवलपमेंट गोल बेटर, ठीक है, सक्सेसफुल। तो उसमें ये उस पर्टिकुलर ट्राइब को केटर करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। इसमें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन उनको मिलता है, ठीक है, कुछ स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी देख लेते हैं पीवीटीजीज इन अंडमान कौन कौन सी हैं। एक तो 5 कौन कौन सी ट्राइब पीवीटीजीज जो अंडमान में रह रही हैं वो हैं ग्रेट अंडमानीज, सेकंड इज जरावाज, थर्ड इज ओंजेस, फोर्थ इज शोम्पेन्स एंड लास्ट इज नॉर्थ सेंटिनलीज। ये सारी ही, इसके अलावा और भी ट्राइब्स रहती हैं बट ये पीवीटीजीज में आती हैं। और ये पांचों ही इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है कि इनकी संख्या लगभग 30, 35 या 50 तक ही सीमित रह गई है, ठीक है, वो भी लास्ट डेटा के अनुसार। फॉर एग्जांपल आप ग्रेट अंडमानीज के बारे में देखो तो ये अंडमान के आर्कीपेलगो का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जेरू डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इनका नंबर लास्ट स्टडी के अनुसार सिर्फ 51 रह गया है। यानी अंडमान आदिम जाति जनजाति विकास समिति ने एक सर्वे किया था 2012 में, तो उसका ये डेटा है कि सिर्फ 51 बचे हैं। जरावास के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो लगभग 25 या 26 या 28 29 के आसपास आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीवीटीजीज एंड ट्राइब्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में कितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उससे रिलेटेड एक क्रोनोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है। टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं जानते हैं तो नहीं टच करेंगे, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन वगैरह का भी उतना यूज काम नहीं आ सकता, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो पहला स्टेटमेंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। यानी कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब यूज में आ गए थे फर्स्ट सेंचुरी एडी तक। सेकंड इज ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी। अगेन, ठीक है, फैक्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, ये दोनों स्टेटमेंट हो गए आपके मेडिसिन से रिलेटेड। बाकी दो स्टेटमेंट हो गए मैथमेटिक्स रिलेटेड इन एंशिएंट इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी। तो ये कहीं ना कहीं आर्यभट्ट के रेफरेंस से रिलेटेड है। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी एडी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा है, अगर नहीं पता है तो आगे बढ़ना है, हाथ जोड़ना है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर की के अनुसार सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि क्यों ये क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता रहा है कि स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी। कैसे? इसमें उन्होंने बोला है कि सुश्रुत जो हैं फर्स्ट सर्जन माने जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। और ही नॉट ओनली यूज्ड द एस टाइप एंड यू टाइप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो हैड डॉक्यूमेंटेड प्लास्टिक सर्जरी। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई, एस टाइप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और यू टाइप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज भी किया। लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड हिस्टोरियंस असाइन नहीं कर पाए हैं कि व्हेन वाज सुश्रुत एक्टिव, ठीक है। तो अभी भी पर्टिकुलर डेट को लेके एग्जैक्ट ओपिनियन नहीं बना है, बट स्टिल ये माना जाता है कि वो बिफोर क्राइस्ट ही थे, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी के पहले ही थे, एक पर्टिकुलर सन नहीं अराइव हो पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ था, ना कि 5th सेंचुरी बीसी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, सुश्रुत मेंशन प्लास्टिक सर्जरी इन व्हिच फ्लैप्स ऑफ नोज स्किन्स वर यूज्ड टू रिप्लेस अदर पार्ट्स, ठीक है।
नोज स्किन का फ्लैप यूज करके उन्होंने बाकी कहीं जाके स्किन लगाई थी और प्लास्टिक सर्जरी करी थी, ये चीज़ उन्होंने दी है। रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है, जो 5th सेंचुरी AD की बात कर रहा है, ये आर्यभट्ट से रिलेटेड है। तो आर्यभट्ट की जो बुक आई थी सूर्य सिद्धांत, उसमें ये मेंशन है रिगार्डिंग टेक्नोमेट्री, ठीक है, तो ये साइन का फर्स्ट जो अकाउंट है वहीं मिलता है मेंशन। देन आर्यभट्ट हैज गिवन द साइन एंड द वर्सेस साइन टेबल्स फेमिलियर टू द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा दिस वाज आल्सो नोन इन 7th सेंचुरी, ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रेटल का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक एरा से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2012 में पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यंस का रिलीजन किस तरह का था, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर आपने NCERT ठीक से पढ़ा हो तो आपको कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। भक्ति वाला कॉन्सेप्ट था क्या? वैदिक एरा में नहीं था, ये अराउंड आफ्टर गुप्ता एम्पायर इमर्ज होना शुरू हुआ था, तो ये तो बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा यज्ञ थे, बिल्कुल थे, यज्ञ होते थे, यज्ञ की प्रोमिनेंट बात करी गई है। इमेज वर्शिप होती थी क्या? कोई देवता की इमेज आपको वैदिक एरा से कभी मिली है या कोई मूर्ति? नहीं मिली है, बिकॉज दे यूज टू वर्शिप नेचर, फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो वर्शिप ऑफ नेचर ये सही है, और यजनास ये भी सही है, रिचुअल थे, ठीक है, लेकिन यज्ञ के फॉर्म में होते थे, इमेज वर्शिप नहीं होती थी। देन भक्ति तो था ही नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट, आंसर हियर इज सी, ठीक है। वैदिक आर्यन बिलीव्ड इन सिंपल रिलीजन, सिंपल रिलीजन था, कोई ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह नहीं थे, और बट बहुत रिलीजियस लोग थे। इसके बाद दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, कौन कौन से? जैसे सूर्य देवता, अग्निदेव, पवन देव, देन सुबह वाले डॉन वाले, और फिर वरुण देव वाटर, देन रेन गॉड इंद्र, फिर भूमि जो पृथ्वी वाली देवी हैं, ठीक है। इन सब की पूजा करते थे वो, ठीक है, फोर्सेस ऑफ नेचर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अगेन। उस टाइम ये क्वेश्चन टफ था। द नगरा, द द्रविड़ा एंड द वैसरा आर व्हाट, ये क्या है, ठीक है। अभी तो आपने इतना सारा टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ लिया होगा कि आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन देखने में, बट उस टाइम ये क्वेश्चन टफ था क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। क्यों है इसके पीछे, एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, इसके लिए आप ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, क्या टेम्पल, क्या वेसरा, क्या नगरा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देखिए और आप रेफ़र कीजिए, उसमें मैंने आपको शायद 10 से 15 मिनट में पूरा डिस्कस कर दिया है डिटेल में, ठीक है। तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम डांसेस? डांस से रिलेटेड है, क्लासिकल डांस। 2012 में पहली बार डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तब से क्लासिकल डांसेस पढ़ाना शुरू किया गया, ठीक है। तो बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन है, कोई प्रैक्टिशनर भी कई बार नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि कुचिपुड़ी वाले ज़्यादा से ज़्यादा अपने डांसेस के बारे में बता पाएंगे, भरतनाट्यम वाले अपने डांसेस के बारे में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम, ठीक है। यानी जब डांस आप परफॉर्म कर रहे हैं तो जो परफॉर्मर है वो कुछ ना कुछ बोलता है ओनली इन कुचिपुड़ी, नॉट इन भरतनाट्यम। अगेन बहुत महीन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकंड इज डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम बट कुचिपुड़ी डांस डज नॉट हैव सच अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट। सेकंड स्टेटमेंट टोटली गलत, क्योंकि ये जो थाली पे रख के डांस करना इज अ फीचर ऑफ कुचिपुड़ी डांस इटसेल्फ, ठीक है। और पहला वाला इज करेक्ट, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, ठीक है। लेट्स सी सम डिस्क्रिप्शन पार्ट, जिससे और आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिक डिफरेंसेस बताए हैं इसमें मैंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में, ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, एंशिएंट इन ओरिजिन, पहले आया, ठीक है, ये रिलेटिवली यंगर है, कुचिपुड़ी थोड़ा सा बाद में आया। सेकंड इज ये भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, एंड कुचिपुड़ी रिलेट्स टू आंध्र प्रदेश। थर्ड इज ये प्रिसाइज एंड रिदमिक स्टेप्स होते हैं, इसमें रिदम के साथ साथ चलते हैं और एकदम प्रिसाइज अच्छे से दिखता है एक एक स्टेप। इसमें है राउंडेड स्टेप्स, आपको गोल गोल घूमना है। देन लॉट्स ऑफ फोकस ऑन अरामंडी, ठीक है। ये अरामंडी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज अरामंडी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फोकस है अरामंडी पे, ठीक है।
इसमें है डांसर्स डोंट सिट ऑन द लो ऑन द ग्राउंड, मतलब डांस करते समय कुचिपुड़ी में वो नीचे नहीं बैठते हैं डांसर्स। ठीक है, इसकी थीम क्या होती है भरतनाट्यम की? यूजुअली रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल थीम के को यूज़ करते हैं अपने डिपिक्शन में। इसमें रिलीजियस और भागवत पुराण, भगत पुराण जो है उसका यूज़ करते हैं यूजुअली। ठीक है, अब रही बात भरतनाट्यम की, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द अर्लियर देवदासीज, न्यू मेल एंड फीमेल डांसर्स। मतलब नया वाला जो फॉर्म है मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, दोनों परफॉर्म करते हैं, लेकिन पुराना जो वर्जन था ऑफ भरतनाट्यम वो सिर्फ देवदासीज के द्वारा किया जाता था। देवदासीज मतलब एक तरह से वो ऐसे लोग होते थे, ऐसी विमेन होती थी जिनको दान कर दिया जाता था फॉर द सर्विस ऑफ द टेम्पल एंड द प्रीस्ट। ठीक है, इसमें अर्लियर सिर्फ कुचिपुड़ी केवल मेल ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे, लेकिन बाद में आके मेल एंड फीमेल बोथ परफॉर्म करने लगे। ठीक है, इस केस में देखो ये वाला है आपका क्वेश्चन का पार्ट जो है डांसर्स डू नॉट स्पीक डायलॉग्स। भरतनाट्यम में डांस करते समय डांसर कुछ भी नहीं बोलता, कुचिपुड़ी में दे कैन स्पीक सम थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, भरतनाट्यम में आपको सोनली एक्सप्रेशंस के थ्रू सब कुछ डिपिक्ट करना होता है। ठीक है, अब रही बात ट्रांजिशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। ट्रांजिशनल मूवमेंट्स ऑफ द लेग, हिप एंड आर्म, एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स एंड हैंड जेस्चर्स आर यूज्ड टू कन्वे इमोशंस। क्योंकि कुछ बोलते नहीं है तो इन सारी चीज़ों का, बॉडी लैंग्वेज का आपको भरपूर यूज़ करना होता है टू डिपिक्ट द इमोशन ऑफ द डांस या ऑफ द थीम। इसमें कुचिपुड़ी में बता रहे हैं सोलो आइटम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो यूज़ करते हैं। ठीक है, मंडूक शब्दम इस तरह का आइटम किया जाता है जिसमें फ्रॉग मेडन की स्टोरी बताई जाती है। नेक्स्ट इज बाल गोपाल तरंग, डांसिंग ऑन द एजेस ऑफ द ब्रास प्लेट विद अ पिचर फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। मतलब सर पे रख लिया मटका, आप एक थाली पे खड़े हुए उस पर डांस कर रहे हो, इसको बोला क्या जाता है? बाल गोपाल तरंग। ये टर्म आप याद रखना, रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ताल चित्र नृत्य, मतलब ताल चित्र नृत्य, ड्राइंग पिक्चर्स विद डांसिंग टोज। मतलब आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो एक पिक्चर डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू द मूवमेंट ऑफ योर टोज। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ताल चित्र नृत्य। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट भरतनाट्यम वर्सेस कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में आया था। 2011 से ही बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आने शुरू हुए थे। इसके पहले सिर्फ एंशिएंट मेडिवल से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो है धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन। धर्म और रीत का क्या मतलब है वो पूछ रहा है, तो उनसे रिलेटेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो धर्म के बारे में उसने बताया, धर्म वाज अ कॉन्सेप्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द वंस ड्यूटीज टू परफॉर्म टू वनसेल्फ एंड टू अदर्स। मतलब आपको अपनी लाइफ में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। ठीक है, कैसे आप अपने कर्तव्य अपने प्रति और दूसरों के प्रति निभाओगे। धर्म उस चीज़ का कंसेप्शन था कि आपको धर्म का पालन करना है, जो शब्द आपने सुना है। ठीक है, रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। यानी रीत वॉज इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल कंसेप्शन। अगर आप कॉमन सेंस है आपके पास, या आपने ये शब्द सुन रखे हैं, आपको मीनिंग क्लियर है, यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, तो रीत के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक फंडामेंटल मॉरल लॉ था, नैतिक एक तरह से कानून था जो पूरे यूनिवर्स को ड्राइव करेगा। और धर्म आपका हो गया कैसे आपको कंडक्ट करना है, उसका कंसेप्शन। ठीक है, तो डेफिनेटली इट लुक्स लॉजिकल एज वेल एज कि हाँ हमें समझ आ रहा है, ये पढ़ के डेफिनेशन क्लियर हो जा रही है, तो डेफिनेटली दिस आंसर शुड बी करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। करेक्ट आंसर इज इंडीड सी। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है वो कि एज पर द वैदिक पीरियड सन एंड द मून परस्यू देयर डेली जर्नीज अक्रॉस द स्काई एंड सीजन्स प्रोसीड इन द रेगुलर मूवमेंट बिकॉज ऑफ रीत। मतलब जो सन और मून है अपने टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उग रहे हैं, डूब रहे हैं, और जैसे सारे सीजन अपने रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं, जब सर्दी पड़नी है तब सर्दी आ रही है, जब गर्मी पड़नी है तब गर्मी आ रही है। दिस इज पार्ट ऑफ रीत। ये ऐसे डिफाइन किया था वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक रिलीजन फीचर्स द बिलीफ दैट रीत वॉज गार्डेड बाय वरुण। वरुण देव के द्वारा वो करी जाती है, मतलब एक तरह से चलाई जाती है। द गॉड सॉवरेन हु वाज असिस्टेड बाय द मित्र, द गॉड ऑफ ऑनर। ये बात इसमें लिखी हुई है। And that the proper performance of the sacrifices to the gods was necessary to guarantee its continuance. तो this was the belief system कि भाई वरुण गॉड ही हैं, वरुण देव ही हैं जो सब चला रहे हैं, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। और उनका जो उनके जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट हैं मित्रदेव,
उन दोनों की मर्जी से ही सब होता है, तो उसको हमें खुश रखना है। और वो कैसे होगा? यज्ञ करके, सेक्रीफाइसेस करके, दान करके। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म के बारे में। तो ये एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ और रिलीजन का, एक तरह से लॉ और रिलीजन को उन्होंने लिया और एमलगमेट कर दिया, और जो आउटपुट निकला, ठीक है, उसको उन्होंने जस्टिस से इक्वेट कर दिया कि भाई आप इस तरह से आप कंडक्ट करोगे, इस तरह के हम नियम कानून बनाएंगे धर्म को मिक्स करके, बिलीफ सिस्टम को मिक्स करके, जिससे जस्टिस प्रिवेल हो अल्टीमेटली। तो धर्म उसी चीज़ के कंसेप्शन का नाम है। ठीक है, एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन में धर्म वाज डिसाइडेड बाय द होली किंग्स और धर्मराज। जो भी किंग हुआ करता था, जो भी क्लैन का जो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करता था, वो डिसाइड करता था कि कैसे चलेगा धर्म का, क्या एक्शन होगा। ठीक है, धर्म इज कंसीव्ड एज द कोर्स ऑफ एक्शन which if followed by any person would lead to both physical and the spiritual gain in this world and next, and the failure to follow which was result in adharma or a spiritual fall. Therefore a person was obligated to follow the norms of the dharma. तो बेसिकली किंग या फिर जो धर्म जिसको बोल रहे हैं हम धर्मराज, वो डिफाइन करता था सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके थ्रू हम फिजिकली अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर उसको वायलेट करेंगे तो उसको हम अधर्मी कहेंगे। दिस वाज द, और ये दोनों लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी और आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी, दोनों ही एक तरह से पाप हो जाएगा। सिन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन वाज अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट इज the Vedic period 1500 to 500 BC is the period in the history of India during which the Vedas, the oldest sacred text of Hinduism, were being composed. तो ये एक तरह से टाइमलाइन दे रहा है वैदिक पीरियड का, जब वेदास एक तरह से प्रोपाउंड किए गए थे, कंपोज किए गए थे। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड, या जिसको ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ 1500 to 1000 BC। ये एक तरह से टाइमलाइन का वर्गीकरण है। सेकेंड इज आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। जिस जगह पर रहते थे उस पर्टिकुलर चीज़ को सप्त सिंधु कहा है। ठीक है, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, 7 नदियों का लैंड की भूमि। कौन सी 7 नदियाँ थी, इसका आपको एंशिएंट नेम भी याद रखने की कोशिश करनी है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। ठीक है, सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु थी, इंडस, विपाश यानी ब्यास नदी, एंड देन वितस्त यानी झेलम, परुष्णी नदी यानी रावी, असीकनी यानी चेनाब, शुतुद्री यानी सतलुज, और सरस्वती जो आज एक्सटिंक्ट कर गई है जो नदी है ना। तो दीज वर द 7 नदीज, 7 रिवर्स जो सप्त सिंधु को कहलाता था, और आर्यंस यहाँ रहते थे, ऐसा वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है। एज हिंदुइज्म डेवलप्ड फ्रॉम द एंशिएंट वैदिक रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रीत लेड टू द डॉक्ट्रिन्स ऑफ धर्म एंड कर्म। रीत लेड टू धर्म एंड कर्म वाली कॉन्सेप्ट। तो धर्म क्या है? आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य। कर्म क्या है? एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स ऑफ गुड एंड बैड एक्शंस। तो वो जो कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा जो इमर्ज हुई है कि आप आपके कर्मों का फल हैं, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, दैट थिंग वाज एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। ठीक है, तो जो भी आप इस जीवन में पाएंगे, दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ योर गुड एंड बैड एक्शंस। ठीक है, तो रीत इज द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, जो फिजिकली प्रेजेंट है इस ब्रह्मांड में, उसके बारे में बता रहा है। द ऑर्डर ऑफ द सेक्रीफाइस एंड द मोरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मॉरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करता था रीत। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अगेन 2011 में। जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, जो सृष्टि चल रही है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, किसके थ्रू ड्रिवन है, या किसके थ्रू किसने बनाई है और कौन चला रहा है। ठीक है, तो इसमें एज यू नो कि गॉड का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में नहीं है, तो दे डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग अदर देन यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द जैनिज्म पार्ट। एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, even stones, rocks and water have life। उनके हिसाब से हर एक चीज में लाइफ है, everyone is living। ऋषभनाथ was the first तीर्थंकर of Jainism, यानी फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, महावीर was the 24th और लास्ट। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड जैन्स। जो भी फॉलो करता है उसको जैन्स बोलते हैं। एंड इट डिड नॉट कंडम द
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चन आया है या आ सकता है, ठीक है। जैनिज्म बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ कर्म, दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म, ठीक है, और दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का एग्जिस्टेंस उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया, ठीक है। आई टेक बैक माई प्रीवियस वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे दे रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। जैनिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सल सोल एंड ऑल्सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, ठीक है, पुनर्जन्म के बारे में भी वो लोग मानते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उसको भी वैल्यू अटैच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैनिज्म फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। जैनिज्म डज नॉट सपोर्ट बिलीफ इन क्रिएटर डाइटी, ठीक है। तो बिलीफ इन द क्रिएटर डाइटी कि एक ही है जिसने हमें बनाया है, गॉड का कॉन्सेप्ट तो मानते हैं लेकिन गॉड को भी वो महावीर से नीचे रखते हैं, जैन से नीचे रखते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक ही क्रिएटर है, उसी की हम पूजा करें, इस चीज़ को वो लोग वो नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द जैन डॉक्ट्रिन यूनिवर्स एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म? सोल है, मैटर है जो फिजिकल मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस है, ठीक है, टाइम है और मोशन है, हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। इनके अनुसार ये यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में शुरुआत से हमेशा से था। ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स एंड एक्शंस आर गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल नेचुरल लॉज। सो दिस इज द की टर्म जहाँ से वो आंसर हो रहा है इसका, ठीक है। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो 5 हमने कंस्टिट्यूएंट्स बताए, सोल, मैटर, स्पेस, टाइम और मोशन, और इनके एक्शंस आर गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल नेचुरल लॉज, ठीक है। यहाँ पे वो क्रिएटर डीटी के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि भगवान की मर्जी से, ये हिंदुइज्म में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन डॉक्ट्रिन यूनिवर्स एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, ये तो बात हो चुकी। According to the Jainism, life of severe asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma and to achieve salvation. तो ये कर्मा की थ्योरी में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर कर्मा की साइकिल से अगर बाहर आना है तो एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म करना पड़ेगा। एस्केटिसिज्म मतलब एकदम साधु बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पीनेंस भी करना पड़ेगा, संथारा प्रैक्टिस, इस तरह की चीज़ें, और भगवान के ध्यान, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये इट टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिटीज़ कि भाई एक्सट्रीम पीनेंस की ज़रूरत है टू कम आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ कर्मा। तो ये और सेल्वेशन अचीव करने के लिए इनके केस में एक्सट्रीम पीनेंस इज रिक्वायर्ड। दिस इज द बेसिक ट्रेट ऑफ जैनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस PYQ डिस्कशन। मैंने सारे PYQs कवर कर लिए हैं रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड सम फ्रॉम द एंशिएंट एंड मिडिवल सेक्शन जो फिलोसफी और लैंग्वेज लिटरेचर से कोइंसाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं 2 वीडियोस और लाऊंगा इस सीरीज में। एक है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो न्यूज़ में रहीं, और इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस बार इसमें मैं इंक्लूड करूंगा सारे PYQs वाले टर्म्स जो आज तक UPSC ने पूछे हैं, और इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो टिल देन कीप स्टडिंग। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है। अभी टाइम एप्टीट्यूड से ज़्यादा एटीट्यूड पे काम करने का है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट। इस समय मॉक्स वगैरह लगाना बंद कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ PYQs पर रिलाई करिए, UPSC के माइंडसेट में एंटर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को विजिट करिए और जितना आपने पढ़ा है बस वही रिवाइज करिए। ये टाइम करंट अफेयर्स उठाने का नहीं है, कुछ भी फ्रेश उठाने का नहीं है, कोई फ्रेश सोर्स उठा के नहीं पढ़ना है आपको। जहाँ से आपने पढ़ा है आज तक वही पढ़ना है, वही रिवाइज करना है। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस आपने पहले प्रैक्टिस किए थे उसका कुछ ना कुछ आपके पास लेखा जोखा होगा, उन्हीं क्वेश्चंस को रिविजिट करोगे। उस टाइम मैंने क्या गलती करी थी जो अब पेपर में रिपीट नहीं करूंगा। सारा नया पढ़ने का टाइम अब चला गया, और डू नॉट इग्नोर CSET एट ऑल। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ कॉन्फिडेंट थ्रू आउट, ठीक है। ज़्यादा लोगों से चर्चा वर्चा मत करो, बस आप अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करो। अपने आप को बार बार विश्वास दिलाओ कि येस आई कैन क्लियर इट, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट। These 15 days are all about your mindset. Thank you and have a nice day.